जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसकी एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज उनको हल करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहला एमसीक्यू जो है वो किया जा रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि लेट्स से दैट कि आपने KMnO4 का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो KMnO4 पूरे का तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना ना। ठीक है, हमने सिर्फ निकालना है Mn यानी मैंगनीज का। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें डेफिनेटली हमारे पास जो हैं वो तीन एलिमेंट्स हैं, पोटाशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन। इक्वल टू जीरो लिखूंगा क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर या फार्मूला यूनिट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो पोटाशियम है ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स जो हैं जिस तरह के इनका जो चार्ज है वो +1 होगा और Mn का जो है वो x कर लें क्योंकि इसका फाइंड करना है। ऑक्सीजन जो है ये 4 है। ठीक है, और याद रखें सब एलिमेंट्स को आपस में प्लस करना है, प्लस कर लें। और ऑक्सीजन का तमाम एलिमेंट्स के साथ -2 बिहेवियर होता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। इनका हमें जो चार्ज पता होता है ये हमने याद रखना होता है। अब चूंकि ये +1 है और ये x है, तो यहाँ पर हम इसको प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। 4 2 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 हो जाएगा, +7। यानी हम ये लिख सकते हैं अब द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज +7। यानी कि यहाँ पर ये जो मैंगनीज है +7 के तौर पे बिहेव कर रहा है, पोटाशियम +1 और ऑक्सीजन -2। क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, टोटल चार्ज -8 होगा प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो K2MnO4 लिखा हुआ है, तो बुक में मिस प्रिंटिंग है, फॉर्मूला KMnO4 है। ठीक है, और क्या आंसर होगा? अभी +7 निकाला था। अगला क्वेश्चन है सेकंड, विच एलिमेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बीइंग रिड्यूस्ड। इसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो गया है? तो सबके हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि HBr जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो HBr में H+1 होता है डेफिनेटली, और Br का निकालेंगे तो Br क्या होगा? -1 होगा डेफिनेटली। अगर ये +1 है तो ये -1 ही होगा ना। चलें, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है, 2 है हमारे पास, और मैंगनीज को अगर x कर लें इक्वल टू 0 कर लें, क्योंकि ये x कर लिया, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, इक्वल टू 0 कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया +-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। यानी कि यहाँ मैंगनीज +4 का बिहेवियर है और ऑक्सीजन का -2 का बिहेवियर है, दो एटम मिलकर। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर खुद सोचो, मैंगनीज जो है वो +4 है और ऑक्सीजन -2 और दो ऑक्सीजन है, तो ये -4 का बिहेवियर शो कर रहे हैं, तभी कैंसिल हो रहा है ना, एक मैंगनीज के साथ दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हमारा एक कंपाउंड बन रहा है, उसका नाम है मैंगनीज ब्रोमाइड। ठीक है, MbR2। अब इसमें भी वही सीन है कि यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +2 का बिहेवियर रखेगा, क्योंकि Br -1 होता है, तो दो Br हैं, तो मैंगनीज क्या होने वाला है? +2। तो एज अ होल ये +2 और ये -2, तो यहाँ लिखेंगे +2 और ये -1 और ये दो हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ओके, उसके बाद जो ब्रोमीन है दैट इज कॉल्ड द ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं इसको। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल सेम एटम्स वाले होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता।
इस तरह मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये तो आपके फॉर्मूले में है। उसके बाद वाटर है, वाटर का तो सबको ही पता होता है कि ये +1 रहेगा, -2 रहेगा, ये दो एटम्स, ठीक है, दैट इज अ चार्ज। चलिए ये चार्ज अब ट्रांसफर करते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन पर ट्रांसफर करें तो हमने देखा था कि यहाँ पर +1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे आएगा +4 और -2, यहाँ पर आएगा +2 -1, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे +1 और -2 आएगा। अब रिड्यूस का मतलब ये होता है कि अगर लेट्स से दैट इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स काम है तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए और एंटर करने के बाद चार्ज +2 से +4 से +2 पे शिफ्ट हो गया, तो रिड्यूस तो मैंगनीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन तुम कहोगे सर नहीं, यहाँ देखो ब्रोमीन -1 है या न्यूट्रल हुआ। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है गया है, -1 से 0 होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जाना तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन तो नहीं होता। तो रिड्यूस तो नहीं हुआ ना, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। कैसे रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि ये +4 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, और +4 वाली बॉडी +2 में कैसे कन्वर्ट होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन अब ये किया जा रहा है कि जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट solution of H2SO4 using platinum electrodes, which process takes place at the cathode? इलेक्ट्रोलिसिस की है हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। प्रोसेस टेक्स प्लेस, और कौन सा प्रोसेस जो है वो कैथोड के ऊपर होगा, ठीक है। देखो बच्चों, हम इलेक्ट्रोलिसिस अगर कर भी रहे हैं H2SO4 की मदद से, नो डाउट हमारे पास एक तरफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ प्लैटिनम है, एक तरफ पॉजिटिव बॉडी है और एक तरफ नेगेटिव बॉडी है। नेगेटिव बॉडी को हम कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव बॉडी को एनोड कहते हैं, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अगर हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें हमने करंट लगा दिया है, ठीक है। पॉजिटिव बॉडी को पॉजिटिव बॉडी से कनेक्ट किया है और नेगेटिव बॉडी को नेगेटिव बॉडी से कनेक्ट किया है, और इसके अंदर आयंस मौजूद हैं H2SO4 के। H2SO4 के आयंस बनाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे, और सल्फेट आयंस जो हैं वो जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ और पॉजिटिव आयंस जो हैं वो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि कैथोड है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, डेफिनेटली जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद वो हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे। अब सल्फेट आयंस का क्या फेट है, इसको फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, डेफिनेटली रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन की। क्योंकि ये रिडक्शन क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं हाइड्रोजन में, और ये इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद हाइड्रोजन गैस बबल बन के जो है वो बाहर यहाँ पर इकट्ठी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द ट्रू स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब क्या लोगे? रिडक्शन, ए ऑप्शन। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन किया जा रहा है, विच प्रोडक्ट यू विल गेट एट द एनोड when an aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using copper electrodes, ठीक है। अब की बार जो सेटअप बनाएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब की बार जो है आप कॉपर सल्फेट डालने वाले हैं इसमें, कॉपर सल्फेट, और इलेक्ट्रोड इस वक्त जो हैं वो कॉपर के होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। कॉपर के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव, ये भी कॉपर ये भी कॉपर, तो ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड, ठीक है। और अब की बार जब आप करंट लगाएंगे तो पॉजिटिव बॉडी से, नेगेटिव बॉडी से ये बैटरी लग गई, और कॉपर किस में आयनाइज होगा? कॉपर आयंस में और सल्फेट आयंस में, ठीक है। अब कॉपर आयंस जो हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव आयंस हैं, मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो सल्फेट आयंस हैं मूव करेंगे एनोड की तरफ। अब जो कॉपर आयंस हैं वो कैथोड से क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो कॉपर आयंस जो हैं वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर और कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन प्यारे बच्चों। कैथोड पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के दौरान, ठीक है। एक बात आपने और याद रखनी है कि ये पानी में कॉपर को हमने मिक्स किया हुआ है, तो हाइड्रोजन आयंस पैदा होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सी आयंस।
तो हाइड्रोजन आयंस भी इधर मूव करेंगे, क्योंकि ये ज़रा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बाद में आते हैं, तो कॉपर पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और हाइड्रोक्सी आयंस भी जो हैं वो मूव करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोक्सी आयंस पहले आते हैं तो वो पहले इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि कैथोड पे क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनोड पे क्या होगा। प्यारे बच्चों, एनोड पे ये होगा कि हाइड्रोक्सी आयंस आएंगे, 4 हाइड्रोक्सी अगर आप ले लें, ठीक है, नेगेटिव, तो आप कह लो कि वी कैन मेक 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ये मैं आपको ज़रा यहाँ पे डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 हाइड्रोक्सी ले लिया, ठीक है, ये लें, ये वाटर मॉलिक्यूल और ये भी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। और ये नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन जो थे ये ट्रैवल कर जाएंगे, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा एनोड को, एनोड से ट्रैवल करके इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, कैथोड पे। तो यहाँ 2 कॉपर आयन रिड्यूस हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या बनेगी, साथ ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती हुई नजर आएगी। तुम कहोगे सर सल्फेट आया था तो सल्फेट क्यों नहीं रिएक्शन कर रहा। तो मैं कहूँगा बेटा सल्फेट जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, बल्कि जो हाइड्रोक्सी हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। यही सवाल वो हमसे कर रहे हैं कि एनोड पे आखिर होगा क्या। अगर आपने एक्वा सोल्यूशन ले लिया है कॉपर सल्फेट का, इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, इलेक्ट्रोलाइज किया है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स की मदद से किया है, एनोड पे क्या होगा। एनोड पे ऑक्सीजन गैस जो है, विच प्रोडक्ट यू विल गेट एट एनोड, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चों। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर क्या बात सच नहीं है। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, रिडक्शन अकर्स एट एनोड, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। तो बच्चों इसमें रिडक्शन अकर्स एट एनोड ये बात सच है, और फिर ये लिखा हुआ है जी कि कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी सही है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, ये भी सही है, क्योंकि जो याद रखो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एनोड पॉजिटिव नहीं रहता, नेगेटिव हो जाता है, कैथोड नेगेटिव नहीं रहता, वो पॉजिटिव हो जाता है, और रिडक्शन होती है कैथोड पे, ये भी आपने याद रखना है। ये तीनों सही हो गए तो फिर डेफिनेटली बी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है, यानी यही सही आंसर है, रिडक्शन अकर्स एट एनोड। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 6 क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको इजीली नजर आए। Which product will be obtained at the anode when concentrated solution of NaCl will be electrolyzed। यानी कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी एनोड पर जब हमने NaCl का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइज किया है, ठीक है। चलें इसका भी सेल बनाते हैं और करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वाटर के होते हैं हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सी आयंस, सोडियम के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड की तरफ नेगेटिव साइड जाएगी, लिहाजा आप कह लें कि जो सोडियम है वो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे आएगा, और जो नेगेटिव बॉडीज हैं हाइड्रोक्सी वो भी यहाँ पे आएगा, और क्लोरीन भी यहाँ पे आएगा। अब होता ये है कि जो सोडियम और हाइड्रोक्सी हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले नहीं आते, पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन आते हैं। तो क्लोरीन गैस बनती हुई आपको नजर आएगी इस पर एनोड पर, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन गैस बनती हुई आपको नजर आएगी इस पर, कैथोड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और प्रोडक्ट यानी कि क्या होगा कि जब NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करोगे कंसनट्रेट सॉल्यूशन को H2SO4 के साथ, सॉरी H2O के साथ, तो आपको NaOH बनता हुआ नजर आएगा, हाइड्रोजन गैस बनती हुई नजर आएगी, ये आपको किधर आएगी कैथोड पर, और क्लोरीन गैस बनती हुई नजर आएगी, ये आपको नजर आएगी एनोड पर, ठीक है। तो बस ये आपने याद रखना है, और हम इसका जवाब अब मालूम कर लेते हैं, ठीक है। दे आर आस्किंग कि विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड, एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस।
ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो तो बनेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि वी हैव सीन इट, इवन दो कंसंट्रेटेड हम सोल्यूशन ले रहे हैं ना, तो वी गोना गो फॉर क्लोरीन गैस, राइट। सो Cl2 ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है जी, व्हेन आर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड, जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन जो है वो जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, विच प्रोडक्ट यू विल गेट एट द कैथोड। कि जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन जो है वो जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, विच प्रोडक्ट यू विल गेट एट द कैथोड। चलें, एक और इक्वेशन है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार है। अब जिंक जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, दो क्लोरीन के एटम्स हैं। यहाँ पर क्लोरीन आएगा और यहाँ पर जिंक चला जाएगा। ठीक है, तो जिंक अगर हमने इलेक्ट्रोड भी जिंक के लिए तब तो डिपॉजिट हो जाएगा ये। ठीक है, और डेफिनेटली हमारे पास हाइड्रोक्सी होगा और हाइड्रोजन आयन होंगे। दे आर आस्किंग के जो हमारे पास व्हेन अ डाइल्यूट solution of zinc chloride is electrolyzed, the product you will get at cathode। कैथोड पे क्या मिलेगा आपको? इधर जिंक डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा या हाइड्रोजन गैस बनती हुई मिलेगी आपको। तो यहाँ पे तो दो काम ही हो सकते हैं कि या तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन ले ले, रिड्यूस हो जाए और जिंक बन जाए, या हाइड्रोजन। तो जिंक की कैपेसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो जिंक डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप जिंक को ऊपर ही देखेंगे हाइड्रोजन से, सो दैट इज वाई जिंक बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज प्रोड्यूस, एट्थ क्वेश्चन, एट द कैथोड इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल। फ्यूल सेल के अंदर जो है कैथोड पे क्या पैदा होता है? ये फ्यूल सेल आप देख लें, यहाँ पे ऑक्सीजन कैथोड पे बनता हुआ नजर आ रहा है और हाइड्रोजन जो है वो आपको बनती हुई नजर आ रही है ऑन दी एनोड। ठीक है, ये लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनोड पे जो है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गई वाटर में, और कैथोड पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि भाई ये जो हमारे पास डी ऑप्शन है हाइड्रोक्सी, कैथोड पे जो वो पूछ रहे थे ना आपसे कि कैथोड पे क्या बनेगा, तो आप यही बता देंगे ये हाइड्रोक्सी आयंस बनेंगे, क्योंकि एनोड पे तो आपको वाटर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईएस्ट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सबसे ऊपर है? टिन, ठीक है, दैट इज Sn, आयरन दैट इज Fe, मैग्नीशियम दैट इज Mg, और जिंक दैट इज Zn। ऊपर कौन है जी सबसे ज्यादा? तो बच्चों ये मैंने निशान लगा दिए आपके सामने, दैट इज टिन, देन देयर इज आयरन, जिंक एंड देन देयर इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सबसे टॉप पे नजर आ रहा है। तो विदाउट गोइंग टू एनी mental situation, we have to take on the magnesium, right? So that is the right answer। और ये थे MCQs, और हमने जो हैं सारे MCQs कर लिए हैं। सो आगे हम वीडियो में आगे चलेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो स्टे ट्यून विद GS Academy यूट्यूब चैनल, और हम बात करेंगे आपसे अबाउट ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फिर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की, और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, सो ये हमारे पास होगा, ठीक है, सारा डिटेल। और उसके बाद जो है हम आपसे बात करेंगे अबाउट समथिंग लाइक नोट्स। डेफिनेटली आपको नोट्स मिलेंगे, दैट इज GS नोट्स। इनसे आप क्या कर सकते हो? इनसे आप टोटली प्रिपरेशन जो है अच्छी कर सकते हो। और इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बना के दिए हैं आपको हमने ये GS नोट्स। और टॉपिक वाइज से ये होगा कि आपको जो रेलिवेंट MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मिलेंगे। इवन लिखा हुआ मिलेगा कि क्या एक्सरसाइज से आ रहा है और क्या आपको अंदर से बना के दिया गया, और ये माइनर सी अमाउंट पे करके आपको हासिल होंगे। एक्सरसाइज के तो मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगा देता हूँ, लेकिन अगर आपने चैप्टर के चाहिए टॉपिक वाइज तो उसके लिए थोड़ी सी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, और GS Academy को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।